अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिदा सईद आज उर्दू पॉइंट पर आपकी क्रिकेट की दुनिया की बड़ी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रही हूँ, जो कि 90 की दहाई में क्रिकेट खेलते थे तो उन्हें कौमी टीम के डैशिंग क्रिकेटर का दर्जा हासिल था। आज की दुनिया में ना सिर्फ वो बेहतरीन क्वालिफाइड कोच माने जाते हैं बल्कि नौजवानों के बेहतरीन मेंटोर भी कहा जाता है। वो शख्सियत हैं आकिब जावेद। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन करूँगी आपकी ज़िम्मेदारियों से हट के थोड़ा, कि आपको थोड़ा अपना बचपन याद है, वो शेखुपुरा की गलियाँ और वो बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद तो है। आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? वही था जो हमारा बचपन था, बड़ा डिफरेंट था। उस वक्त ना तो फ़ोन्स थे ना टीवी भी लगता होता था शाम को थोड़ी देर के लिए, कहीं पे जाके भी देखना पड़ता कहीं पे जाके भी देखना पड़ता था। और सारा दिन एक ही काम था कि वक्त जो आपका टाइम है या वक्त है वो कैसे गुजारे। तो कुछ ना खेल कूद में ही गुजरता था, वरना तो घर में आके तो कुछ नहीं था। घर में आते थे माँ बाप कहते थे पढ़ो, तो इसलिए कोशिश ये होती थी किसी ना किसी तरीके से घर से भाग जाए, बाहर रहें और क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, जो भी गेम है उसको खेलना। वो कंचे भी खेलते थे, सब कुछ खेलते थे, लेकिन सारा दिन गुजरता हेल्दी एक्टिविटीज़ आप इसको कह सकते हैं। तो अब क्योंकि घर से निकलते थे तो ना तो गलियों में, ना बाज़ारों में, ना सड़कों पे इतना रश था, और आपके 5 मिनट के फासले पे आपके पास कोई ना कोई ग्राउंड, मैदान होता था जहाँ आप क्रिकेट या कोई भी गेम खेल सकते हैं। तो ये आज की अगर मैं देखता हूँ यूथ, तो उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो गो कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, लेकिन एक चीज़ जो उनकी जो ग्राउंड्स और जो अपने ऊपर जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने के लिए जो ऑप्शंस हैं वो बहुत कम हो गई हैं। ओके, तो आपको कैसे पता चला था कि आप क्रिकेट में बेस्ट हैं? एज यू टोल्ड कि आप हॉकी भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे, तो क्रिकेट की तरफ किस? उसकी वजह ये है कि जब आप बचपन में सब कुछ खेलते हैं तो उसमें आपको लगता है एक तो आपका इंटरेस्ट वो डिफ़ाइन करता है कि आपने क्या करना है, और दूसरा ज़ाहिर है टैलेंट। तो जब भी मैं बॉलिंग करता था तो मुझे, क्योंकि मेरा बड़ा भाई था वो बैटिंग करता था, तो जो छोटा है उसने बॉलिंग ही करानी है ना, मशक्क़त वाला काम, भागे जाओ बॉलिंग कराते रहो। तो इस तरह से मुझे बॉलर्स की तरफ मेरा रुझान गया। फिर मेरे जो वालिद थे उनको बड़ा शौक़ था, वो क्रिकेट खेलने से नहीं कभी हमें मार पड़ी, आवारागर्दी से पड़ी, लेकिन इसकी वजह थी सपोर्ट भी थी घर से कि खेलना है तो क्रिकेट खेलो। इसी तरह से फिर आगे जाके जो क्रिकेट है उसको ज़्यादा पसंद किया। इमरान, मैल्कम मार्शल, इस तरह के जो फास्ट बॉलर्स थे, डेनिस लिली, वो मुझे अच्छे लगने शुरू हो गए। उनकी कॉपीज़ करना पार्क्स में जाके, ग्राउंड में जाके, तो इस तरह से आपका डेवलप होता है। लेकिन जब मैं कोई 15 साल का था तो तब मुझे असल में पता चला कि मेरे अंदर कुछ पोटेंशियल है। वो जब मैं स्कूल से खेला तो कुछ पता नहीं था मैं कौन हूँ। बैटिंग भी मेरी बहुत बुरी थी, लेकिन मुझे लगता था मैं बहुत बड़ा बैट्समैन हूँ। तो ऐसा ये पता चला कि मुझे तो ये नहीं आती, तो मैं बॉलर बन गया। लेकिन वही है शेखुपुरा, आज तक वहाँ से ना कोई प्लेयर निकला, ना किसी को कुछ सोच भी नहीं सकता था। हॉकी के प्लेयर्स थे कि शेखुपुरा से भी आएगा और क्रिकेटर बन जाएगा। तो इसको असल में मेरे जो सफ़र को आसानी मिली तो वो वसीम राजा थे मरहूम, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मेरे पहले मेंटोर थे। गद्दाफ़ी स्टेडियम में एक उन्होंने अंडर 16 के ट्रायल्स थे, मैं उसमें गया। पहले तो मैं जा नहीं रहा था क्योंकि मैं कह रहा था, मेरे दोस्त थे वो कहते कि चलो जाके तुम भी ट्रायल्स। मैंने कहा यार हमें किसने पूछना। उससे पहले मैं आज तक कभी गद्दाफ़ी स्टेडियम में नहीं आया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम। तो मुझे याद है, मुझे ज़बरदस्ती वो ले आया, मेरे से लाइनें लगी हुई। आज जब मैं वो ट्रायल्स करता हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आता है। तो आपको क्या लगता है कि क्रिकेटर बनना पहले आसान था या आजकल के दौर में आसान है? आज बहुत आसान है। उसकी वजह ये है कि हमारे दौर में तो जो क्रिकेट थी ये बहुत ही बड़े बड़े शहरों में सिर्फ चांस था। आप अगर लाहौर में हैं, कराची में हैं या पिंडी में हैं, ये 3 बड़े शहर थे जहाँ पे ज़्यादा फोकस था। तो हमारे जैसे जो छोटे शहर के लोग थे उनको तो कभी सोच भी नहीं थी कि ये
वो भी क्रिकेटर बन सकते हैं। लकीली मैं आ गया, वसीम राजा ने मुझे देखा, उन्होंने मुझे पसंद किया और मुझे कहा कि तुम प्लेयर बन सकते हो। और फिर मैंने 1 साल के अंदर अंदर ही मैं पाकिस्तानी टीम तक पहुंच गया। आई वॉज सो लकी कि जिसने क्लब खेली, एक अंडर 19 का टूर्नामेंट खेली, मैं वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बन गया। पहला जो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में चले गए और तो 6-7 महीने में ही मैं ज़िंदगी बदल गई। अब सोचें एक बच्चा शेखुपुरा से अब ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, वहाँ खेलने जा रहा है, तो वो ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया भी हम 3 महीने पहले गए थे, वो ऑस्ट्रेलिया और ये ऑस्ट्रेलिया तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था ना। तो बचपन में जब आप जाते हैं और आपकी जो आपने देखा ही कुछ नहीं है, जहाज़ में पहली दफ़ा आप बैठ रहे हो, तो आप बैठ के जा के आ रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, तो वो जो एक जो मोमेंट है वो कभी नहीं भूल सकता मैं। और वो 87 आई थिंक नवंबर में हम गए थे और उसके 7-8 महीने बाद मैं दोबारा से पाकिस्तानी टीम में आ गया और फिर मैं दोबारा 88 में मेरा पहला टूर था वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का। और 2 ही लोग हैं जो कि मैं समझता हूँ, वसीम राजा ने मुझे ये आइडेंटिफाई किया कि मेरे अंदर टैलेंट है और सीरियसली क्रिकेट खेल लो। अगर वो ना कहते मैं कभी भी ना खेलता। और उसके बाद जब अंडर 19 में सिलेक्ट हुआ तो इमरान खान ने मुझे देखा और उन्होंने मुझे देख के जिस तरह सपोर्ट किया वो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब उन्होंने मुझे देखा अंडर 19 में तो मुझे कहा कि अगर तुम्हें ये अंडर 19 में ना लेके गया तो यू कैन कम एंड जॉइन अस। उनका कैंप लगा हुआ था पाकिस्तानी टीम का। तो मैं लकीली सिलेक्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, वापस आया तो उनके दिमाग में था कि ये एक बॉलर था वो, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे ढूंढा। तब तो फ़ोन्स भी नहीं होते थे, ना मोबाइल फ़ोन्स होते थे। तो बड़ी मुश्किल से मुझे मैसेज भेजा, किसी ने मुझे ढूंढा कि इमरान खान तुम्हें ढूंढ रहा है। मैं कहूँ मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? तो मुझे बुला के कहते हैं कि हम तुम्हें इंडिया लेके जाना चाहते हैं। वहाँ पे कुछ चैरिटी मैचेस थे, सुनील गावस्कर 11 और इमरान खान 11। तो वो मुझे चले गए, उन्होंने कहा जी इस टाइम पे तुमने एयरपोर्ट पे आ जाना। तो अब मैं रेडी टूटी हो के अपनी तरफ से मैं एयरपोर्ट चला गया। तो मैंने देखा ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर्स ऐसे लाइन में खड़े थे। रमीज़ राजा मुझे आज भी याद है, मैं गया अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ऐसे 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 करके तो अस्सलाम लेके मैं शायद खड़ा हो गया। अब वो अनईज़ी हो कि यार ये बच्चा ना ऑटोग्राफ ले रहा है ना जा रहा है, क्योंकि वो जो आजकल की नई जो बीमारी आ गई है ना कि सेल्फी कैमरा, तब तो वो भी नहीं होते थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या थे ऑटोग्राफ्स ले लेते थे। वो खड़ा अनईज़ी हो, कभी थोड़ा सा इधर हो जाए। तो इतने में वो जो मैनेजर था टीम का वो आया, तो उसने कहा ओ आ गए हो। मैं कहता यार ये रमीज़ और ये आकिब है वो लड़का ना जिसको हम लेके जा रहे। कहता यार मैं भी उस तरफ से इतना इसने डिस्टर्ब किया, ना जा रहा था ना ऑटोग्राफ ले रहा था, अजीब तरीके से देखी जा रहा था। तो वहाँ से सफ़र शुरू हुआ, वहाँ चले गए, इंडिया चले गए। इंडिया में होता है ना आपकी जो लाइफ चेंज इस तरह से होती है कि आपको एक मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, कभी ना कभी मिलता है। उससे फ़ायदा उठाना, उसको अवेल करना, दैट इज़ अ चैलेंज। मुझे भी याद है जब हम ग्वालियर में थे तो ऐसे देखा हेलीकॉप्टर्स उतर रहे हैं, हम तो चले गए वहाँ जैसे जहाज़ में बैठ के। तो हेलीकॉप्टर्स नीचे आए, उसमें थे फिल्म एक्ट्रेसेस और इमरान खान ऐसे निकल रहे हैं, आगे आके ग्राउंड में आए तो मुझे आके बुलाया, हाँ क्या हाल चाल है, फील्ड सेट हो गई। मुझे अब बुला के थे नया बॉल करते हो, मैं जी करता हूँ, ये लो। मैंने बॉल पकड़ा, अपने रनअप पे खड़ा हूँ तो उन्होंने एक फील्ड सेट कर दी जो ट्रेडिशनल एक फील्ड होती है, 1 स्लिप गली इधर उधर। तो मुझे उन्होंने पूछा कि हाँ फील्ड ठीक है? तो मैंने कहा नहीं। ये जो मेरा नहीं कहना था ये था फर्स्ट स्टेप के जहाँ को मुझे नोटिस करता। मैंने इसलिए घर से नहीं सोच के आया था कि वो मुझे जो भी कहे मैं वो नहीं। कोई एक लॉजिक थी कि उन्होंने कहा अच्छा तो क्या मतलब? मैं कहा जी वो मेरा बॉल जो है ना वो आउट स्विंग होता है, तो इसलिए मुझे ना आप ये जो फील्डर अंपायर के पास खड़ा हुआ है, तब इतनी पोजीशंस का भी नाम नहीं आते थे किसको क्या कहते हैं। मैंने कहा जी अंपायर के पास इसको ना आप स्लिप में ले लें,
और वो जो फाइन लेग वाला थोड़ा सा उसको इधर बाहर की तरफ कर दिया। अच्छा ऐसे किया, और उसी तरह से मैंने जो ओवर्स किए 5-6, मैंने 3 आउट कर गया, और उधर ही स्लिप में और इस तरह से। वाह वाह वाह, दैट्स इट। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप लाहौर कलंदर्स के आप कोच हेड हैं, तो आपने लाखों लोगों के ट्रायल्स लिए हैं नौजवानों के, आपने उनको सेलेक्ट करते हुए क्या चीज़ उनमें देखी है? ऑब्वियसली मुश्किल होगा कि इतने लोगों में कुछ टीम के लिए सेलेक्ट करना, कुछ लोग तो टैलेंटेड लोग भी होंगे, तो आपने किस बेस पे सिलेक्शन किया है उनकी? क्या चीज़ आपको इसमें देखिए 2 चीज़ें। एक तो मेरा बचपन का खुद का एक्सपीरियंस, मैं भी 2 बॉलिंग करके सिलेक्ट हुआ था, और मेरे साथ जो लोग थे वो भी 2-2 बॉलिंग करके रिजेक्ट हुए थे। ये प्रोग्राम असल में मेरा है, मैं हूँ इस प्रोग्राम में। जब वो बच्चा आता है तो उसमें मैं खुद अपने आप को देखता हूँ। तो हम इस तरह का एक सिस्टम बनाते हैं। हमारा फर्स्ट फेज़ होता है कि हम इसको लोगों को ये बताते हैं। आप भी हमारी ब्रांड एम्बेसडर्स रही हैं कुछ प्रोग्राम्स में। तो इसी तरह से ब्रांड एम्बेसडर्स हमारे होते हैं जो चाह के लोगों को डिफरेंट सिटीज़ में मीडिया के ऊपर भी हम करते हैं, फ्लोट्स जाते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में एम्बेसडर्स जाते हैं। वो ये कहते हैं कि इस तरह से लाहौर कलंदर आ रही है ट्रायल्स देने के लिए और आप अपने आप को रजिस्टर करो। तो उनको हम ऑप्शंस ये देते हैं कि जो आपका बेस्ट टैलेंट है ना, लाइक बैटिंग, फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, विकेट कीपिंग, ये मेन 3 जो 4 अन्य चीज़ें हम रखते हैं। आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, उसके बाद हमारे पास डाटा आ जाता है। उसको जब बच्चा रजिस्टर्ड हो रहा है उसको हम एक कोड मिल जाता है, तो हम उसको देखते हैं कि अच्छा इतने लोग हैं, ओके, इसमें से 60-70% आएंगे। दैट्स सिर्फ कश्मीर में 88,000 लोग रजिस्टर्ड हुए। हमने 2 जगहों के ऊपर उनके ट्रायल्स किए, मीरपुर में और वहाँ पे मुजफ्फराबाद में। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि 88 हैं, तो लेट्स अज्यूम कि 60% आएंगे। बाकी एट टाइम्स उन 2 दिनों में, 2 दिन के ट्रायल्स हैं, लोग नहीं पहुंच सकते, कोई आ नहीं सकता, कोई बिजी होता है, कोई स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है। तो हम उसको प्लान फिर इस तरह से करते हैं कि हमारे पास अराउंड 100 किट बैग्स होते हैं। हमारे पास हर साइज़ का जूता होता है। हमारे पास 30+ कोचेज़ होते हैं। हमारे पास जो एक्टिवेशंस की टीम है, जो सपोर्ट स्टाफ होता है, वो कोई 400-500 होता है। जब हम जाते हैं तो हम उनके जो है 10 नेट लगा देते हैं, और हर एक नेट में जो एक पिच है, नेट है, उसके ऊपर हम एक प्रॉपर पोजीशंस हैं कोचेज़ की, सिलेक्टर्स की। बैट्समैन को सिलेक्ट करने वाली एक पोजीशन है, स्पिनर्स को देखने की एक पोजीशन है, फास्ट बॉलर को देखने की एक पोजीशन है। तो हम लोगों को कहते हैं कि इस पूरे स्टैंड में, जैसे गद्दाफी स्टेडियम, एक स्टैंड में यहाँ बैट्समैन आ जाओ, दूसरे स्टैंड में फास्ट बॉलर, तीसरे में स्पिनर्स, दैन विकेट कीपर्स। हम उनको 1-1 हज़ार बच्चे को ग्राउंड से, इनक्लोजर से ग्राउंड में ले आते हैं, वो अपनी लाइंस बना लेते हैं, और पहले 100 बैट्समैन रेडी है, और 10 नेट हैं, हर नेट के पीछे 10-10 लोग खड़े हुए। इसी तरह से फास्ट बॉलर्स जो हैं वो हर एक नेट में 5-5 फास्ट बॉलर, 4 स्पिनर्स इन ईच नेट। इन 1 नेट 1 बैट्समैन 10 पीपल, 10 into 10 100 बच्चे हैं जब हम कहते हैं गो, और हर एक पोजीशन पे 30 कोचेस भी हैं, और विकेट कीपर्स का अलहदा से प्रोसेस है, उसको छोड़ दें। ठीक, हम जब कहते हैं गो, तो चैलेंज किया, अगर मैं फास्ट बॉलर्स को देख रहा हूँ, एक बच्चा भागा, उसने बॉल की, तो मैंने क्या देखा कि बेसिक टैलेंट यस और नो, ये ऐसे ही है कि उसको अपने रनअप से बॉल जब वो डिलीवर करता है तो उसको कितनी देर लगती होगी, लाइक 2 seconds ऑलमोस्ट, या 2 सेकंड में मैंने ये फैसला करना है बेसिक टैलेंट यस और नो। इसी तरह से है, मैं आपको कहूँ कि अगर कोई 2 सेकंड गाए तो पता चल जाता है ना कि बेसिक गाना आता है या नहीं आता। एग्जैक्टली ऐसे ही है ना, जैसे आप कोई एक्टिंग करो तो 2 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर बेसिक एक्टिंग इसे आती है या नहीं आती। इसी तरह से कोई भी चीज़ हो, दुनिया का जो टैलेंट है वो 2 से 3 सेकंड में आपको पता चल जाता है। लेकिन फिर भी आप कहते हो कि 2-3 बॉलिंग कराओ। अगर मुझे पता चल गया है ना फर्स्ट बॉल के ऊपर कि बेसिक टैलेंट है, ओके डन कम, तो उसको हम ब्लू बैंड एक पहना देते हैं।
और एग्जिट की तरफ उसको कहते हैं, जो साथ हर एक कोच के साथ एक एक बच्चा है जो ब्रांड एम्बेसडर, कि जो सिलेक्ट है रिजेक्ट है उनको एग्जिट की तरफ ले जाओ। अगर वो सिलेक्ट है बैंड है तो वो अपना नाम लिखाएगा और कल के लिए वो घर चला जाएगा और कल सुबह फिर आएगा। तो 3 मिनट के अंदर अंदर हमारे जो वो चल रहा होता है ना एक प्रोसेस, 100 लोग 3 मिनट में उस प्रोसेस से गुजर जाते हैं। और उधर से विकेट कीपर भी और लगा लेंगे 20, वहाँ से गुजर जाते हैं 10। तो इस तरह से सारा दिन हम सुबह 8 बजे जाते हैं ग्राउंड पे और शाम को 6 बजे तक सिर्फ एक लंच ब्रेक होती है 40 मिनट्स की, एंड दैट्स इट। 10 से 12,000 लोग, 15,000 लोग फर्स्ट डे आते हैं। सेकंड डे जो शॉर्ट लिस्ट लोग होते हैं उनको बैंड वो लाते हैं, उनके नाम लिखे हुए, उनको हम सबको एक जगह इकट्ठे कर देते हैं। 700 है, 800 है, हम डिवाइड कर देते हैं उन अपने 10 नेट्स को इनटू 2 प्रोसेस। 1 प्रोसेस इज कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अब ब्लू से रेड बैंड कौन पहनेगा, और उस तरफ सेकंड डे न्यू कमर्स जो है वो आते जाते हैं बैंड पहन के उनको ज्वाइन करते जाते हैं। इस तरह से जो पहला चैलेंज है बेसिक टैलेंट है या नहीं है, दूसरा टैलेंट क्या स्किल है इतनी कि ये ब्लू से रेड में जाए, ये होगी सेकंड। और आप सोचो कि अब जो दोनों दिन की जो पहली ब्लू बैंड है ना, वो मैक्सिमम 1000 लोगों से ज़्यादा नहीं किसी ने पहनना। 1000 से आना है आपने 700 में, 700 से 500, 500 से 300, 300 से 200, 100, 70, 35 और 16। तो 7 दफ़ा एक बच्चे ने बार बार ट्रायल देनी है और आगे प्रोग्रेस करना है। तो जो एक बात 1, 2, 3 बॉलों से शुरू होती है, एंड में वो हर एक चीज़ का हम चैलेंज फिर उसको कहते हैं ओके ये बॉल कराओ, बाउंसर मारो, स्लोअर कराओ, इधर कराओ, उधर कराओ। तो इस तरह से हम 2 दिन के अंदर हमने 24, 25 हज़ार लोगों में से 16 की टीम बनाई। आपने अब जैसे 16 की टीम बनाई है, तो आपको भी पता होगा कलंदर्स की 2 सीज़न में जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी कुछ खास नहीं थी। आपने किस चीज़ पे फोकस किया ज़्यादा, और अब की बात देखने वाले शायकीन को क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, जब पहला PSL हुआ था तो आई वाज द UAE कोच। मैंने वहाँ देखा इनकी टीमें आती थी, मैं बहुत खुश था कि अच्छी एक चीज़ डेवलप हो रही है। दूसरी सीज़न मैंने इनको लास्ट जून मैंने ज्वाइन किया था, और मैंने इनको ज्वाइन किया था इसलिए कि मुझे सिर्फ ये 25-30 दिन की जो क्रिकेट है इसके ऊपर फोकस नहीं करना। मुझे इनको एक ऐसा प्लान देना है। मैंने जो मेरे ख्वाब हैं उनके लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म जो इन्होंने दिया है, मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में मैंने इतना खूबसूरत काम नहीं किया जो हम ये राइजिंग स्टार्स करते हैं। हाँ, PSL की जो बात है, PSL में मेरा रोल जो था वो ये था कि मैं आई वाज द डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस। जितनी भी प्लानिंग है, जितने भी लोगों को हमने रखना है, कोचिंग स्टाफ क्या होगा, प्लेयर्स कौन कौन से रखने हैं, उसमें आई वाज इन्वॉल्व, फुली इन्वॉल्व। जब हम PSL में गया तो मेरा रोल वो बिल्कुल छोटा हो गया। आई वाज जस्ट अ बॉलिंग कोच। पैडी अप्टर हमारा कोच था जो कि बहुत ही इंटरनेशनली रिनाउंड एक कोच है। पहले 2 सीज़न में वो कोच था। जब मैं आया तो मुझे ये था कि यार मुझे तो मैंने सारी ज़िंदगी तो नेशनल लेवल पे क्रिकेट खेली है, नेशनल लेवल की कोचिंग की है, UAE भी नेशनल टीम, तो उनको मोटिवेट करना आसान होता है। सारा साल आपके वो पास है, आप उनको कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी सिखा सकते हैं, और उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि एक तो नेशनलिज्म आ जाता है कि प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तानी टीम, प्राउड टू बी न्यूजीलैंडर, तो ये जो फ्रेंचाइजीज़ हैं ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। मैं अगर वेस्ट इंडीज़ से आया हूँ या मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, न्यूजीलैंड से आया हूँ, डिफरेंट नेशनैलिटी के फॉरेन प्लेयर्स और डिफरेंट सिटीज़ के आपके लोकल प्लेयर्स, इनको मिला के आपने 6 से 7 दिन के अंदर अंदर ये इकट्ठे होते हैं। इनका कॉम्बिनेशन बनाओ, इनके नाम याद करो, उनकी स्किल याद करो, कौन किधर खेलेगा। इट्स अ टफ जॉब। एग्जैक्टली। अब उनमें नेशनलिज्म भी नहीं है, उनमें एक तरह के लोग भी नहीं हैं। कोई वेस्ट इंडीज़ के हैं तो कोई न्यूजीलैंड के हैं, कोई कराची के हैं तो कोई लाहौर के हैं, तो कोई पेशावर के हैं। ये मैंने सीखना था। तो पूरा सीज़न पिछला जो था मैंने इसके ऊपर डग आउट में
पैडी अपटन से भी डिस्कशंस की, ये कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे प्लान करते हैं। तो मुझे ये समझ आई कि एक दो ये जो चीज़ें हैं इनको बहुत ही जल्दी आपको टीम को चैलेंज कराना है, उनके रोल डिफाइन करने हैं, उनको एक छोटे छोटे रोल दे देने हैं कि दिस इज़ योर रोल। तो वो फिर मैंने देखा, समझा, और इस साल फिर मुझे और लाहौर कलंदर की जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये दिस इज़ अ हाई टाइम कि यू स्टेप अप एंड ओन दिस टीम, क्योंकि अब जो सारा साल हम काम करते रहते हैं, सारा साल जो लोकल प्लेयर्स आपके 70% है तो उनके साथ मैं काम करता हूँ, तो जब आप वहाँ जाते हैं तो फिर आप किसी और को दे देते हैं। सो आई थिंक यू शुड लीड दिस टीम। तो इस तरह से हम हैप्पी कि अब ये एक बड़ा चैलेंज है। मैंने इससे पहले भी बड़े चैलेंजेस आए हैं और मैंने हमेशा से उन चैलेंजेस को मुकाबला इस तरह से किया है कि हमेशा मैंने एक अच्छा प्रोसेस रखा है, मेहनत की है। अब जो मैंने पिछले जून से लेके अब तक 1.5 साल है, ये है मेरी स्ट्रेंथ। ये मैं 1.5 साल का एक्सपीरियंस लेके अब जा रहा हूँ एज हेड कोच। सो आई थिंक जो मैंने 1.5 साल मेहनत की है, जो प्रोसेस को समझा है, बनाया है, ये मुझे हेल्प करेगा टू मूविंग फॉरवर्ड। ओके, तो आपके लिहाज से जो लाहौर कलंदर्स है वो विनिंग कम्बिनेशन को तरजीह देती है, फ्रेंचाइज या नौजवान को प्रमोट करती है? इसकी दो चीज़ें हैं। कोई गेम तब तक नहीं खेली जा सकती जब तक कि उसमें से आप जीतने के लिए जो लफ्ज़ उसको निकाल दें, तो इस गेम में कुछ नहीं बचता। डेफिनेटली एवरी फ्रेंचाइज, एवरी टीम वांटेड टू विन। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक, जो हम डेवलपमेंट का जो फेज़ है हमारा, वो हम यंगस्टर्स को ढूंढते हैं, उनको प्लेटफॉर्म देते हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया लेके जाते हैं। आज भी हमारे 4 बच्चे जो हैं ऑस्ट्रेलिया में ट्रेंड हो रहे हैं। तो वो है प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो लोगों की ज़िंदगियों को चेंज करता है। अब जो हमारी PSL की टीम है, उसमें ये जो हमारी डेवलपमेंट का ना बहुत छोटा सा एक रोल है। जो हम इमर्जिंग 2-3 प्लेयर्स लेते हैं, उनमें से खेलना एक नहीं होता है। तो आप ये समझ लें कि हम सारा साल जो काम करते हैं उसमें हमें फ़ायदा सिर्फ ये कि हम एक प्लेयर अपनी मर्ज़ी का अच्छा प्लेयर रख सकते हैं। बाकी ये जितने भी यंगस्टर्स हैं, ये उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जो बचपन में मुझे मिला। मुझे किसी ने देखा और कहा गुड, तो बहुत वाह गुड, यू हैव पोटेंशियल। तो ये वो प्लेटफॉर्म है, वो मौका है जो यंगस्टर्स को हम देते हैं। PSL जो है वो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। वो एक आपके फॉरेन प्लेयर्स साथ वो होते हैं और आपके लोकल प्लेयर्स होते हैं, ऑल टुगेदर 20 से 21 प्लेयर्स होते हैं। उनकी आपने एक कॉम्बिनेशन बनानी है, विनिंग एक आपने कंपोजिशन बना के उनको रोल डिफाइन करने हैं, और जीतने के लिए, सवाए जीतने के किसी स्पोर्ट्स में कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप अब कैसे हो सकता है कि आप मैच खेलने जाओ और अब जीतने के लिए ना जाओ। मैं तो बहुत ही एग्रेसिव आदमी हूँ, और सवाए जीतना हो तो मैं तो ग्राउंड ही ना जाऊँ। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि अब ब्रेंडन मैकलम जिस तरह न्यूजीलैंड को अटैकिंग क्रिकेट टीम बनाया है, क्या लाहौर कलंदर्स को भी वो इसी तरह ही करेंगे? डेफिनेटली, क्योंकि बहुत एग्रेसिव बैट्समैन है, और उसी तरह की उनकी जो कैप्टनसी है उसमें भी काफ़ी एग्रेशन है, काफ़ी तेज़ गेम खेलते हैं और पसंद भी करते हैं। बहुत डिफरेंट किस्म की मुश्किल किस्म के डिसीजंस लेते हैं, और हर वक्त जो प्लेयर्स हैं उनको अलर्ट रहना पड़ता है। ओके, तो अच्छा, मैं अब आपसे यहाँ पे बात करना चाहूँगी कि जो हमारी क्रिकेट में मैच फिक्सिंग का नासूर है वो किस तरह ख़त्म होगा? देखिए, सबसे आसान तो ये है कि ये ऐसी करप्शन है जो इंसान के दिमाग में होती है। उसको ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका ये है कि स्टेक बढ़ा दो। जिस तरह से IPL आई और IPL के बाद इतना पैसा आ गया प्लेयर्स के पास कि अब उस प्लेयर्स को अप्रोच करना मुश्किल हो जाता है। यू मेक स्टार्स लार्जर देन लाइफ, क्योंकि जब कोई करप्शन करता है शुरू में तो वो इनसिक्योरिटी की वजह से करता है। उसको ये डर होता है कि ये मुझे मौका मिला है, अब ये मैं क्रिकेट है, मुझे आज 1 साल 2 साल 3 साल बाद मुझे अगर यहाँ से निकाल दिया तो मेरा क्या फ्यूचर है। एक सबसे आसान तो ये है कि ये जो PSL है, ये IPL की तरह इतना बड़ा ब्रांड बनेगा और बन सकता है जब वो पाकिस्तान आ जाएगा। जल्दी से PSL को पाकिस्तान लाएं,
इन स्टार्स को लार्जर देन लाइफ इन्होंने फिर बन जाना है। जब एक बच्चे के पास उसको लगेगा कि यार 6 फ्रेंचाइजीज हैं, एक पाकिस्तानी टीम है, 7 मेरे पास ऑप्शंस हैं स्टार बनने की, पैसा कमाने की, और मैं इसको 10 साल 15 साल क्यों ना लेके चलूँ। लोग शायद अफरीदी की तरफ क्यों नहीं देखते कि उसने कभी इस तरफ उसका नाम नहीं आया। पॉजिटिवली उसने खेली है, 20 साल के करीब उसने क्रिकेट खेली है। तो ये वही होगी जो मिसाल नहीं है कि मुर्गी को ज़बा कर लो, कौन अंडे रोज उठाए। तो ये माइंडसेट है, इसको चेंज करना चाहिए। ये चेंज सिर्फ समझाने से नहीं आ सकता कि बच्चों को समझो, बच्चों अच्छे बच्चे बनना है, बुरे काम नहीं करने। नो, यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट कि जो बच्चे को नज़र आए कि यार मेरे पास इतनी ऑप्शन है, मैं क्यों ना पॉजिटिवली अपनी गेम को हमेशा। करप्शन तब आप करते हैं जब आप अंडर प्ले करते हैं। तो अगर आपको ये ऑप्शन आपके सामने हो, जैसे अब PSL में आई है, क्योंकि जब एक टीम है पाकिस्तानी तो बहुत कम लोग सोचते हैं कि यार मैं कैसे वहाँ जा सकता हूँ। अब 6 7 8 ऑप्शंस आपके पास हैं, इनकी तरफ देखेंगे बच्चे, आप करियर देखेंगे, स्टारडम देखेंगे। एक बच्चे को चाहिए क्या, पैसा चाहिए, फेम चाहिए, उसको दुनिया जाने, आइडेंटिटी चाहिए। तो ये अब जब देंगे लोगों को तो करप्शन खुद ही कम हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो अब मैं आपसे पूछूंगी कि जो न्यूजीलैंड हमारी कौमी टीम जा रही है खेलने के लिए, जो चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद सब सीरीज़ है, तो क्या सरफराज जो कौम को सरफराज कर सकेंगे? डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि देखें रिसेंट पास में अगर जाएं तो पाकिस्तानी टीम को टेस्ट क्रिकेट में प्रॉब्लम्स हुई हैं। उसके बाद भी उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद भी जो T20 है या 50 ओवर गेम्स है उसमें अच्छे रिजल्ट्स दिए। और इसी तरह से ये जो नए फोर्स आई है पाकिस्तान के पास, नया कप्तान सरफराज इज़ ए ब्रिलियंट कैप्टन, और उसके साथ जो यंगस्टर्स मिले हैं जिसमें शादाब है, हसन है, ये फ़खर जमान है, इस तरह के बाबर आजम है। तो ये एक यंग टीम है जिनके अंदर स्किल है, एनर्जी है और एक विल है टू डू वेल। सो आई थिंक मुझे तो बहुत पॉजिटिव फील आ रही है सरफराज से और टीम से भी। yes. तो मैं आपसे कहूँगी जो मोहम्मद हफीज़ की बॉलिंग पे पाबंदी लगाई गई है, तो इससे हमारी टीम को कितना नुकसान है? हम पहले ही अपने स्पिनर्स के एक्शन पे नज़र क्यों नहीं रखते? देखिए ये वहाँ पे होता है जहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती है। एक देखें अब पाकिस्तान इतने ज़्यादा लोग हैं और हर एक बच्चे को जो है मॉनिटर करना, हर एक बच्चे को उस प्रोसेस से गुजारना मुश्किल काम है। इक्विपमेंट नहीं है, बायोमैकेनिक्स लैब यहाँ नहीं है। अगर आपने करना है तो कम से कम आप हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक छोटी छोटी अपनी बॉलिंग रिव्यू या बॉलिंग सस्पेक्ट बॉलिंग एक्शंस की कमेटीज़ बनाएं कि कोई भी टीम बने उनसे अप्रूवल ले, फिर उसको उसमें डालें। क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ जो इक्विपमेंट है उसकी वजह से इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसको इजीली एड्रेस किया जा सकता है एट यंग एज। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको कौमी टीम की कोचिंग के लिए ऑफ़र करे तो आप क्या जवाब देंगे? अभी ना का जवाब दूंगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि मैंने सारी ज़िंदगी अगर UAE में गया था तो मैंने वहाँ पे 4.5 साल एक मकसद लेके गया था। जब तक सारे सवालों के जवाब नहीं आए मैं वहीं रहा हूँ। जब वो सारे जवाब आ गए, सारी चीज़ें पॉजिटिवली हो गई, देन आई मूव अराउंड। अब मैंने लाहौर कलंदर को जो ज्वाइन किया है, हाँ, जब तक जो एक चीज़ लेके आप मकसद चलते हैं, अब मेरे लिए सबसे ज़रूरी है कि जो मेरी अब मैंने जिस चीज़ को के साथ मैंने अपने अटैच किया है, अटैचमेंट की है, इंगेजमेंट की है, इतनी मेहनत की है, तो दिस इज़ द टाइम कि मेरा सारा फोकस, मेरा जो भी सारी एनर्जी है वो यहाँ पे लगाऊं। और ज़िंदगी में इंसान क्या करता है कि एक कोई भी टास्क आता है उसको बेहतर करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उस टाइप का कभी नहीं सोचता कि आप वहाँ जाओ 1 साल कहीं सर्व करो, फिर वहाँ से जा कहीं और चले जाओ। एक टास्क लेता हूँ, उसको पूरा करता हूँ और उसके बाद आगे का सोचता हूँ। अब हम अपने चलते हैं राउंड नंबर 2 की तरफ, जो कि रैपिड फायर राउंड है। मैं जिस भी क्रिकेटर का नाम बताऊंगी, फ़ौरन से जो चीज़ आपके माइंड में आएगी वो आपने बतानी है। ओके? फर्स्ट मेरे इमरान खान, आइडल। और सेकंड आमिर सुहेल, मीटर। इंजमामुल हक,
रन आउट, जवेद मियाँदार, शारजा, मुश्ताक अहमद, मुश्ताक अहमद, गुगली, रमीज राजा, बारबर, वसीम अकरम, स्विंग, शाहिद अफरीदी, हीरो, शुएब अख्तर, स्पीड, शुएब मलिक, सानिया, सरफराज। सरफराज धोखा नहीं देगा। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, यू वेलकम। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आप लोगों ने आकिब जवेद के साथ बहुत इंजॉय किया होगा। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।